हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो इवोल्यूशन है उसकी एविडेंस क्या है, जिसमें आपने अभी तक देखा है यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में हमने बात की है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस हमारे पास आते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उससे जो एविडेंस हमारे पास आते हैं, और उसी से एक और टर्म निकल के आया है जिससे हमने बात की है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके जो प्रीवियस टॉपिक हैं वो आप लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए, तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमने कहा सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स के बारे में हमने कहा कि अगर हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखें तो उसमें हमारे पास फॉसिल्स आए थे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अगर हम देखें तो हमने कहा कि अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें वर्टिब्रेट्स का, तो वर्टिब्रेट्स के जो इनिशियल जो स्टेजेस थी उनमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिली है। धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और अब इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो फाइनली जब हम देखते हैं न्यू बॉर्न जो होते हैं वो एकदम से अलग होते हैं। ठीक है, इसी से हमने कहा एक और टर्म निकल के आया है जिसे हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा है। एक बार समझ लेते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। आपने कहा स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर ओरिजिन। आपने कहा कि जो स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज जिनके एंसेस्टर या जिनके पूर्वज कॉमन थे, इवॉल्व सिमिलर एनाटॉमिकल पार्ट्स। तो ये क्या करते हैं, इनमें इवॉल्व होते हैं सिमिलर एनाटॉमिकल पार्ट्स, यानी कि जो एनाटॉमी हमने पढ़ी है और एनाटॉमिकल पार्ट्स जैसे कि हमने कहा होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि इनमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा है, आपने एक बैट को देखा, आपने एक व्हेल को देखा, आपने चीता को देखा और आपने एक ह्यूमन को देखा। तो आपने कहा कि अगर हम आर्म की बात करें, ह्यूमन की जो आर्म होती है, चीता के में हमने सेम देखा, बैट के विंग्स को हमने देखा है। हमने कहा कि यहाँ पर इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, आउटर स्ट्रक्चर की बात नहीं करें, बोन्स का जो अरेंजमेंट अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे हमने यहाँ पर देखा है, अगर आप ह्यूमन की आर्म को देखेंगे या आप चीता की जो यहाँ पे आपने कहा जो लेग है अगर आप उसे देखेंगे, अगर आप वेल में देखेंगे या अगर आप बैट में देखेंगे, अगर मैं कहूँ बोन्स का अरेंजमेंट आपको लगभग सेम दिख रहा है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर आपको सेम दिखा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है। तो आपने कहा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। लेकिन हम देखेंगे अगर आप चारों को देखेंगे तो चारों के फंक्शन अलग अलग है, चारों के काम अलग अलग है, आपको इसीलिए इमेजेस दिखाई गई हैं कि ह्यूमन में ये स्ट्रक्चर कुछ और काम करेगा, चीता में कुछ और, वेल में कुछ और, बैट में कुछ और। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर तो अलग एक ही जैसा है, बट कार्य अगर हम देखेंगे तो फंक्शन इसके अलग अलग है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई एक चीज है वो इवॉल्व होती है और वो डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो हमने क्या समझा है यहाँ पे, स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन evolve a similar anatomical parts called homologous structure but with dissimilar function। लेकिन फंक्शन को अगर हम देखें तो डिसिमिलर होंगे। तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि होमोलोगस का मतलब क्या था, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमोलोगस मतलब सेम ऑर्गन, सेम जो आपके क्या आते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये एक समान अंग जो कि संरचना में एक जैसे होते हैं लेकिन डिसिमिलर फंक्शन, यानी कि असमान रूप में असमान जो कार्य है इनके होते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे बैट, चीता एंड ह्यूमन और जितने भी मैमल्स हैं शेयर्स सिमिलर इन द पैटर्न्स ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्ब। तो इनके जो फोरलिम्ब के जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, हिंड लिम्ब एंड फोरलिम्ब हमारे पास आते हैं, इनके जो फोरलिम्ब के जो पैटर्न होते हैं वो एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, होमोलोगस ऑर्गन्स यहाँ पर पढ़े हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। एक तो होता है यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक होता है यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ, अच्छा ध्यान देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिलेटेड है होमोलोगस स्ट्रक्चर से, ठीक है, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होगा वो एनालॉगस स्ट्रक्चर से होगा। तो आपने कहा
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है ये क्रिएट करेगा, इट क्रिएट एनालॉगस स्ट्रक्चर दैट हैव अ सिमिलर फॉर्म और फंक्शन बट वर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ दोज ग्रुप्स। आपने कहा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है, इन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर को बनाता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि अगर हम देखें इनकी संरचना को देखा जाए तो संरचना में कोई समानता नहीं होती है, एकदम अलग होते हैं संरचना में, लेकिन कार्य एक जैसा होता है। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हमने कहा सबसे पहले डाइवर्जेंट को एग्जाम्पल में लेंगे, ठीक है, ये है डाइवर्जेंट। हमने कहा यहाँ पर हमारा कॉमन, हमारे जो होते हैं कॉमन एंसेस्टर हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हमने देखा तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है स्टार्टिंग में एक जैसे थे, ठीक है। अगर फोरलिम्ब को हम देखें तो हमने कहा कि ह्यूमन में फोरलिम्ब का फंक्शन कुछ अलग हो गया है, चीता में कुछ अलग हो गया है, वेल में कुछ अलग हो गया है, और यहाँ पर जो आपकी आती है बैट में कुछ अलग हो गया है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑर्गन, ऑर्गन एक ही जैसी संरचना है लेकिन अलग अलग काम को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर हम कन्वर्जेंट में देखें तो हमने कहा कि क्योंकि इनमें क्या होता है संरचना एकदम अलग है, अलग अलग संरचना है, तो हमने कहा ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, लेकिन ये जो काम है, जो वर्क है इनका, जो फंक्शन है इनका, इसका भी यही फंक्शन है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, और इसका भी वही है। अगर आप देखेंगे एरो को तो आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में डिफरेंस पता चलेगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे उनमें इवोल्यूशन होता है, उनमें चेंजेस आते हैं, संरचना में नहीं आते हैं लेकिन इनके काम में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनकी संरचना एक जैसी है लेकिन इनमें जो फंक्शन हम देखेंगे तो अलग अलग फंक्शन होंगे। वही कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि सिकुड़ना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, फैलने का मतलब होता है कि कॉमन एंसेस्टर है और ये फैल गए हैं, फैल गए हैं यानी कि जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम को करने लगे हैं, तो ये क्या हो गए हैं, डाइवर्जेंट हो गए हैं, फैल गए हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट होना, कॉम्पैक्ट होने का मतलब है कि अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं लेकिन काम इनका एक ही है। जैसे अगर हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन में अगर हम देखेंगे कि जो बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं और जो बैट की जो विंग्स होती हैं उनका काम एक ही होता है, वो है यहाँ पे उड़ना, लेकिन संरचना अगर हम देखें तो एकदम अलग है। हम नहीं कहेंगे दोनों का काम उड़ना है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इनका कॉमन एंसेस्टर कोई होगा, क्योंकि संरचना, क्योंकि हमने कहा कि क्या है, संरचना एकदम अलग है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से क्या होता है, अलग होता है। ये तो आपको होमोलोगस ऑर्गन ही आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपके होमोलोगस ऑर्गन आ जाते हैं, लेकिन ये आपके एनालॉगस होते हैं। तो होमोलोगस और एनालॉग, होमोलोगस जो है वो किसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। एनालॉगस जो ऑर्गन है वो किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो है यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। पढ़ ले यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा बोथ शार्क एंड डॉल्फिन, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल दिया गया है, बोथ शार्क एंड डॉल्फिन हैव सिमिलर बॉडी फॉर्म, शार्क और डॉल्फिन में एक जैसे ही बॉडी फॉर्म होती है, येट आर ओनली डिस्टेंटली रिलेटेड, शार्क आर फिश एंड डॉल्फिन आर मैमल्स। लेकिन हमने कहा, आपने देखा है कि यहाँ पे जो शार्क है और जो डॉल्फिन है यहाँ पर उनकी जो बॉडी फॉर्म्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है, शार्क जो होती है वो यहाँ पे फिश होती हैं और डॉल्फिन जो होती है वो यहाँ पे क्या होंगी, मैमल्स होंगी। क्लियर है, क्लियर है इतना। संरचना एकदम अलग है, यहाँ पे शार्क हमने कहा फिशेज हैं, डॉल्फिन मैमल्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों ही पानी में रहती हैं पानी में, दोनों ही स्विम यहाँ पे कर रही हैं। तो इस प्रकार से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये हमें बताते हैं कि विद द टाइम के साथ साथ यहाँ पर जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें चेंजेस आए हैं और उन्होंने नई फॉर्म में इवॉल्व यहाँ पर किया है। तो एक बार आप लोग डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रीड कर लेंगे, आगे जाकर के होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर उनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक और हेडिंग रह जाती है यहाँ पे, वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में हमने अगर देखा तो हमने कहा दिखने में जो आपको इवोल्यूशन दिखता है, जैसे दो
organism of different species and groups are quite different from each other. अलग अलग जो स्पीशीज के जो जीव हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. दे स्टिल रिटेन सर्टेन कॉमन फीचर्स, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होते हैं. किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आपको यही मिलता है जो आप कह सकते हैं यहाँ पर अपने का डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में. आपको मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, मॉलिक्यूलर और कंपैरेटिव एनाटॉमी से पहले हम होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे. ये आपकी डेफिनेशन आएगी. आपने कहा दीज ऑर्गन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. होमोलोगस ऑर्गन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी जो संरचना होती है वो एक जैसी होती है. इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में, अलग अलग स्पीशीज के जो जीव होते हैं उनमें उनकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी संरचना एक जैसी होती है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन अलग अलग कार्य को करते हैं. संरचना एक जैसी है लेकिन काम एक जैसे नहीं है, काम अलग अलग इनके होंगे. Thus, it clearly shows a common ancestry. तो ये हमें निश्चित रूप से बताता है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो एक जैसे रहे होंगे. अब आपने कहा ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? हमने कहा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बॉडी अडेप्ट कर जाती है. जैसे जैसे हमने कहा मनुष्य है. अब मनुष्य में क्योंकि आपने कहा कि हाथ और पैर है, फोर लिम्ब हिंड लिम्ब दोनों है. ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, यहाँ पर पैरों का यूज चलने के लिए किया जाएगा, हाथों का यूज अलग अलग काम के लिए किया जाएगा. जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप कोई भी अपना डेली का जो वर्क होता है वो करते हैं, वो हो गया. चीता जो है, चीता अपने दोनों जो आपके फोरलिम हैंडलिम है उनसे चलता है, तो उसने उसका यूज जो आपके फोरलिम है और जो हैंडलिम है, फोरलिम का यूज भी किसके लिए किया है? चलने के लिए ही यहाँ पर किया है. अब वेल है, वेल पानी में है क्योंकि, तो इसे चलने की तो आवश्यकता है नहीं, तो वेल ने क्या किया है? खुद को उसी तरीके से अडॉप्ट किया है. अब बैट है, अपनी का बैट पानी में तो नहीं रहेगा, बैट अर्थ में यानी कि जो भूमि है भूमि पर भी नहीं चलेगा, तो इसने क्या किया है यहाँ पर उड़ने के लिए अपने जो अब फोर लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं और अब वो क्या करेगा? इनका यूज उड़ने में करेगा. हमने कहा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे जैसे इनके पास सिचुएशन आए. अब देखिए होगा क्या, जब लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो हमने कहा एक सिंगल सेल बनी होगी, सिंगल सेल से बहुत सारी सिंगल सेल बनी होंगी. अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो सेल्स हैं वो वहीं पे बनी हैं, वो हर जगह बन रही हैं. धीरे धीरे आपने कहा यूनिसेलुलर से जब मल्टी सेलुलर बने होंगे तो वो भी क्या है, वो अब फैलने लगे हैं. ठीक है, क्योंकि उनके पास काफी स्पेस है और क्योंकि एक ही जगह पे रहेंगे तो आपने कहा कि कंपटीशन होगा, शेल्टर के लिए, फूड के लिए कंपटीशन होगा. तो इससे बचने के लिए वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं. तो जैसे जैसे वो फैले होंगे उनके पास अलग अलग सिचुएशन आए होंगे, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन आए होंगे और उन्होंने उन्हीं इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट किया है यहाँ पे, और इसीलिए उनमें देखा गया है इवोल्यूशन. कौन किस टाइप का इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में देखा गया है. आपने कहा वन स्पीशीज गिव राइज टू मैनी अदर स्पीशीज. तो एक स्पीशीज जो है उससे बहुत सारी स्पीशीज बन सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं. दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. फॉर एग्जांपल द लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के जो लिम्ब होते हैं, चीता के, व्हील के और जो विंग्स होते हैं बैट के, दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस. इनमें अलग अलग काम को ये करते हैं, बट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग अ कॉमन एंसेस्टर. हमने कहा संरचना एक जैसी है, तो अब ये बताता है कि इन चारों का जो पूर्वज रहा होगा वो एक ही यहाँ पर रहा होगा. ठीक है, तो डेफिनेशन आप नोट करेंगे और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखने. जैसे मैन लिखा तो मैन के नीचे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये जो नीचे के डायग्राम है ये ड्रॉ करने, ऊपर के सिर्फ नाम आप नोट करेंगे, नीचे के डायग्राम आपको एज इट इज नोट करने. आपको पता होने चाहिए होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होता है. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एनालॉगस जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में. ठीक है, एनालॉगस जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हमने क्या समझा है. सिंपली आपने कहा दीज ऑर्गन्स हैव डिफरेंट एनाटमी, इनमें डिफरेंट एनाटमी होती है. ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट होता है, बट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, लेकिन काम ही एक जैसा करेंगे. ठीक है, दिस शोज दैट द डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व एंड अडॉप्ट टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. आपने कहा ये हमें बताता है
कि अगर इनमें एंसेस्टर देखें तो ये जो अलग अलग जो जीव हैं इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो डिफरेंट एंसेस्टर यहाँ पर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अब इन्होंने अडॉप्ट किया, ये एक जैसा काम यहाँ पर करने लगे हैं। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द विंग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं और जो बैट्स की जो विंग्स होती हैं, द विंग्स ऑफ बर्ड्स हैव फीडर फॉर फ्लाइट whereas bats have a wings made up of a stretched skin and lack feeder but both serve the function of flight। आपने कहा कि यहाँ पर विंग्स में डिफरेंस है, जो बर्ड्स की जो विंग्स होती है और बैट की जो होती है। तो आपने कहा कि बर्ड्स की जो विंग्स होती है उनमें फीडर्स होते हैं जो फ्लाइट यानी कि उड़ने के लिए मदद करते हैं। यहाँ पर आपने कहा बैट्स हैव विंग्स, बैट्स में भी विंग्स होती हैं मेड अप ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्किन, जो स्किन से मिलकर के बने होते हैं और इनमें फीडर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का काम क्या होता है, उड़ने का यहाँ पर होता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि दोनों के जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करके उन्होंने क्या कर दिया है, सेम जो फंक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं। सिंपल से सीधी जो अगर हम टॉपिक पे आए तो आपके एनालॉगस और होमोलॉगस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, यानी कि हर बार क्वेश्चन एक नहीं बनता है, आपसे पूछा जाता है होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। अब ये भी क्लियर है कि आपके पास डायरेक्ट जो डेफिनेशन आने के चांसेस है वो बहुत कम है, आपके पास आते हैं एग्जाम्पल और आपको एग्जाम्पल वहाँ पर देने होते हैं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, कोई दो एग्जाम्पल या दो उदाहरण आप दीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज आपसे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ कुछ एडेप्टिव रेडिएशन हमारे पास आती हैं और इससे पहले हम मॉलिक्यूलर एविडेंस यहाँ पर देखेंगे और कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम यही देखते हैं, क्या अभी कहा, it explains that many organisms have a same ancestor and many different organisms evolved as a result of a natural selection or genetic drift. Two types of comparative anatomy were observed, namely homologous and analogous organ। यही आपकी क्या है, comparative anatomy है, ठीक है। यानी कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखें तो हमने कहा कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपके पास क्या क्या आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन आते हैं और एनालॉगस ऑर्गन आते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग, एनालॉग सेम है, एनालॉगस ऑर्गन जो है आपके एग्जाम्पल दो हैं, बटरफ्लाई की विंग्स है और बैट की जो विंग्स है, दोनों के डायग्राम आपको बनाने हैं और डेफिनेशन आपको नोट करनी है। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर जो एनाटॉमी है और एनाटॉमी से रिलेटेड जो एविडेंस है उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम नए जो टॉपिक है उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप धन्यवाद।